जय हिंद दोस्तों। हमने नाइट्रोजनिक अपशिष्ट से संबंधित एक वीडियो अपना पहले बना दिया था, जिसमें हमने अमोनिया का उत्सर्जन करने वाले जीवों के बारे में सविस्तार पढ़ा। फिर हमने यूरिया के बारे में पढ़ा, जो यूरिया का उत्सर्जन करते हैं, और फिर यूरिक अम्ल का उत्सर्जन करते हैं, उनके बारे में भी हमने अध्ययन किया था। इससे संबंधित जो भी वीडियो बना था, अगर आपने नहीं देखा है तो मैं उसका लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। साथ ही आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, जिसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आज हम इससे आगे का अध्ययन करना शुरू करते हैं। दोस्तों, आज हम अध्ययन शुरू करेंगे मानव उत्सर्जन तंत्र का। किसका करेंगे? मानव उत्सर्जन तंत्र का। तो दोस्तों, मानव उत्सर्जन तंत्र जो आप छोटी क्लास से पढ़ते आ रहे हो, जिसका चित्र आप भली भांति जानते हो, क्योंकि ये 8th क्लास से आना शुरू हो जाता है। तो मानव उत्सर्जन तंत्र होता है, तो मनुष्य में जो उत्सर्जन तंत्र होता है उसमें एक जोड़ी वृक्क पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? एक जोड़ी, यानी एक इधर है और एक इधर है, दोनों तरफ आपको नज़र आ रहा है, एक इधर है और एक इधर है। तो इसमें एक जोड़ी वृक्क पाए जाते हैं। एक जोड़ी मूत्र नलिका पाई जाती है। तो आप देखोगे एक मूत्र नलिका इधर है और एक मूत्र नलिका इधर है, तो एक जोड़ी मूत्र नलिका पाई जाती है। एक मूत्राशय, ये दोस्तों देखिए, ये मूत्राशय हो गया, और एक मूत्र मार्ग पाया जाता है। एक मूत्र मार्ग नीचे की तरफ आपको नज़र आएगा, ये मूत्र मार्ग आपको नज़र आ रहा है नीचे, यहाँ मूत्र मार्ग पाया जाता है। इसके बाद आप देख रहे हो कि जो वृक्क होते हैं वो सेम का जो बीज होता है, सेम के जो बीज होते हैं उसकी आकृति के होते हैं। आपको नज़र आ रहे हैं, ये आपको नज़र आ रहे हैं इधर, ये सेम के बीज की आकृति के होते हैं। और इनका रंग कैसा होता है? इनका रंग होता है हमारे शरीर में गहरा भूरे लाल रंग का होता है। ठीक है, ये एक जोड़ी में होते हैं, दोनों तरफ होते हैं, आपको नज़र आ रहे हैं। इसके बाद हम चलते हैं आगे। दोस्तों, आपको ध्यान देना है कि ये हमारे शरीर में कौन सी स्थिति में स्थित होते हैं, कहाँ स्थित होते हैं, इससे संबंधित आपसे पूछा जा सकता है। तो ध्यान देना है, ये अंतिम वक्षीय, जो वक्षीय स्थिति होती है, वक्षस्थल होता है हमारे शरीर में, उनका अंतिम वक्षीय स्थिति में तथा तीसरी कटी कशेरुका के समीप व उदर गुहा में आंतरिक पृष्ठ पर स्थित होते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे वयस्क मनुष्य होता है, उसमें क्या होता है, जो ये वृक्क पाए जाते हैं, तो इनकी चौड़ाई कितनी होती है, लंबाई कितनी होती है, इनके बारे में थोड़ा सा अध्ययन। तो ध्यान से देखिए, इसकी लंबाई कितनी होती है वयस्क मनुष्य में? ये होती है 10 से 12 सेमी लंबाई होती है। यानी इस तरीके से यहाँ से लेकर यहाँ तक लंबाई कितनी होती है? 10 से 12 सेमी होती है। चौड़ाई 5 से 7 सेंटीमीटर होती है। चौड़ाई कितनी होती है? 5 से 7 सेंटीमीटर। और इसकी मोटाई मोटाई 2 से 3 सेमी होती है। मोटाई कितनी होती है? 2 से 3 सेमी मोटाई होती है। और एक वयस्क मनुष्य में जो हमारे वृक्क होते हैं, इनका भार कितना होता है? 120 से 170 ग्राम इनका भार हो सकता है। तो दोस्तों, सबको ध्यान से देखना है, वीडियो को पूरा देखना है, बीच में आपको स्किप नहीं करना है, ताकि आपके अच्छे तरीके से याद रहे। और उसके बाद इसका मनन करें और इसके नोट्स भी आप बना सकते हैं। इसके बाद दोस्तों आगे चलते हैं हम। हाँ दोस्तों, अब हम आगे पढ़ते हैं। तो ध्यान से देखिए, आपको इस वृक्क की जो स्थिति नज़र आ रही है, इस तरीके से ये घुमा हुआ है। यहाँ पर देखिए, तो ये यहाँ पर अंदर की तरफ जो एक झुका हुआ है, खड्डे जैसा नज़र आ रहा है, तो इसे हम किस तरीके से पढ़ेंगे, कैसे याद रखना है? ध्यान से देखिए, केंद्रीय भाग, केंद्रीय भाग की भीतरी अवतल सतह यानी अंदर की तरफ झुकी हुई सतह। ठीक है, केंद्रीय भाग की भीतर की तरफ अवतल सतह के मध्य एक खांच होती है। इसको क्या बोला है? खांच बोला है दोस्तों। खांच होती है, जिसे हम क्या कहते हैं? हाइलम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हाइलम कहा जाता है। दोस्तों, इसी हाइलम से होकर वृक्क के अंदर मूत्र नलिका
आपको नज़र आ रही है ये मूत्र नलिका, यहाँ पर मूत्र नलिका और रक्त वाहिनियाँ, ये रक्त वाहिनियाँ आपको नज़र आ रही है। वृक्कीय धमनी लिखा हुआ है, वृक्कीय शिरा लिखा हुआ है, ये सभी क्या है, रक्त वाहिनियाँ ही हैं जो इस हाइलम से होकर क्या करती है, प्रवेश करती है। और कई प्रकार की तंत्रिकाएं भी इसके अंदर प्रवेश करती हैं। तो ध्यान देना है कि हाइलम से होकर ही ये जो खांच होती है ना, इस खांच से होकर ही मूत्र नलिका है या रक्त वाहिनियाँ ये इस वृक्क के अंदर, किडनी के अंदर प्रवेश कर सकती हैं। तो हम आगे चलते हैं। अब दोस्तों आपको ध्यान देना है, 3 नंबर बात आपको नज़र आ रही है कि हाइलम के भीतर के भाग में केप के आकार की रचना होती है। आपको नज़र आ रहा है ये जो आपकी वृक्क धमनी नज़र आ रही है, वृक्क शिरा नज़र आ रही है, और अंदर की तरफ आपको एक ये इस तरीके से आपको नज़र आ रहा है। देखिए ये जो अंदर की तरफ ये झुका हुआ पार्ट आपको नज़र आ रहा है, जिसे क्या कहते हैं, वृक्कीय श्रोणी कहते हैं या पेविल्स कहते हैं। जो यहाँ पर नाम लिखा है वृक्क पेविल्स, देखो ये लिखा हुआ है, ठीक है। तो आपको ये ध्यान से देखना है। इसके बाद इससे निकलने वाले प्रक्षेपों को जब ये वृक्कीय श्रोणी ऊपर की तरफ उठती है तो देखिए ये यहाँ पर इस तरीके से ये जो रचना आपको नज़र आ रही है ना, ये सब क्या कहलाती है, तथा इनसे निकलने वाले प्रक्षेपों को या प्रोजेक्शन को आप चस्क कह सकते हो, कैलिक्स कह सकते हो। तो ध्यान से देना, यहाँ पर कैलिक्स को बताया हुआ है, तो इसका अध्ययन अच्छे तरीके से करना है दोस्तों। अब चलते हैं हम आगे। दोस्तों जो हमारे जो वृक्क की संरचना होती है, तो वृक्क में जो बाहरी सतह है वो दृढ़ संपुट होता है। क्या होता है, दृढ़ संपुट होता है। वृक्क की जो बाहरी आवरण है वो क्या होता है, दृढ़ संपुट होता है। और वृक्क को आप 2 भागों में बांट सकते हो। अंदर इसको कितने भागों में बांट सकते हो, 2 भागों में आप इसको बांट सकते हो। एक तो है बाहरी वलकुट, बाहरी वलकुट कार्टेक्स आपको नज़र आ रहा है। ये जो पार्ट है ना दोस्तों, ये जो पार्ट है ये बाहरी वलकुट, ये हो गया बाहरी वलकुट, कार्टेक्स पार्ट हो गया। और भीतरी मध्यांश, भीतरी मध्यांश मेडुला, ये आपको नज़र आ रहा है दोस्तों, ये आपको नज़र आ रहा है, ये हो गया भीतरी मध्यांश, जिसे मेडुला कहते हैं। आगे मेडुला भी इसको कहा जाता है, भीतरी मध्यांश। ये शंकुआकार, आप इसका आकार कैसा होता है, शंकु जैसा होता है आकार, शंकुआकार। जैसे आप कोई मिट्टी का ढेर लगा रहे हो तो वो संरचना कैसी हो जाती है, शंकुआकार हो जाती है, कुंपी नुमा हो जाती है। तो ये इनका आकार कैसा होता है, शंकुआकार होता है, जिसको मध्यांश पिरामिड भी कहते हैं। क्या कहते हैं, मध्यांश पिरामिड भी इनको कहा जाता है। में बंटा होता है, जो चस्कों में फैले रहते हैं। अभी आपको बताया था ना, यहाँ जो प्रोजेक्शन होते हैं, जो प्रक्षेप की, देखो चस्कों में ये यहाँ पर फैले रहते हैं इस तरीके से। तो ये मध्यांश पिरामिड है जो किस में मिले रहते हैं, चस्कों से जुड़े रहते हैं। आगे आप देखोगे कि वलकुट, मध्यांश वलकुट और मध्यांश पिरामिड के मध्य भाग में फैलकर वृक्क स्तंभ बनाते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, वर्तिनी स्तंभ कहते हैं। तो ध्यान से देखिए, ये आपका वलकुट था, ये पार्ट क्या था, वलकुट था, और ये आपको नज़र आ रहा है ये क्या है, ये क्या है, आपका मध्यांश पिरामिड है। तो ये वलकुट जब अंदर की तरफ प्रवेश करता है, ये अंदर की तरफ प्रवेश करता है, देखो ध्यान से, यहाँ भी जहाँ भी जगह है ये देखो अंदर की तरफ जहाँ पर ये प्रवेश करता है, तो इसे क्या कहते हैं, हम वर्तनी स्तंभ कहते हैं। आपको नज़र आना चाहिए, इसे हम क्या कहते हैं, वर्तनी स्तंभ कहते हैं। अब दोस्तों हम आगे चलते हैं। दोस्तों आपको सबको ध्यानपूर्वक देखना है और समझना है और साथ में इसका अध्ययन करना है। और यदि वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे लाइक ज़रूर कीजिए और शेयर करना नहीं भूलिए। साथ ही अब हम पढ़ रहे हैं, आगे हम चलते हैं कि वृक्क के अंदर की जो संरचना होती है उसमें क्या होता है। तो प्रत्येक वृक्क में करीब 10 लाख, कितनी, 10 लाख जटिल नलिकाकार संरचनाएं पाई जाती हैं। ये आपको जो संरचना नज़र आ रही है दोस्तों, ये वृक्क के अंदर की संरचना है, और ये एक नहीं है, ऐसी संरचनाएं कितनी होती है, 10 लाख होती है। क्या होती है, 10 लाख होती हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, वृक्काणु कहते हैं, या फिर नेफ्रॉन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, नेफ्रॉन इनको कहा जाता है। आगे दोस्तों, प्रत्येक वृक्क की क्रियात्मक इकाई होती है। क्या होती है, ये क्रियात्मक इकाई होती है। जैसे शरीर की क्रियात्मक इकाई क्या होती है, हम कहते हैं ना कोशिका, कोशिका हमारे शरीर की क्रियात्मक व संरचनात्मक इकाई होती है। ठीक है, इसका मतलब ये थोड़ी है कि हमारा शरीर एक कोशिका से बना हुआ होता है।
उसी प्रकार वृक्क की क्रियात्मक इकाई क्या होती है? नेफ्रॉन होती है, जिसका अध्ययन हम अगले पार्ट में करेंगे। दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।